कहाँ था देख रहे बैलेंस देख रहे थे। हेलो, तो हम लोग पीछे क्लास में ही देख रहे थे वैलेंसी D&F ब्लॉक का। तो वैलेंसी का डिफिनेशन दे दिए थे और एक लाइन लिखाए थे कि वैलेंसी जो है किसी भी तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों पर क्या लागू होता है, उसके अनुसार से देखें हम लोग। तो जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों का देखे थे तो नॉर्मल आया था हम लोग का वहां पर NS1 to 2, N-1 D1 to 10। ये कॉन्फ़िगरेशन जो पाया जाता है तो ये बोले थे लास्ट ऑर्बिट है, या इसी को बोले थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा, या इसी को बोले थे अल्टीमेट ऑर्बिट। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परिभाषा ये कहता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हम लोग देखे इसके पीछे वाला टॉपिक में क्या बताए थे कि किसी भी परमाणु के सबसे अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 या 2। जनरली 2 ही रहता है, सिर्फ 2 ग्रुप में, ग्रुप 6B और ग्रुप 1B में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो एक्सेप्शनल विन्यास है, जो हुंड के नियम को फॉलो करने के चक्कर में वहां पर क्या क्या होता है, उसका S में 1 इलेक्ट्रॉन के बदला में 2 इलेक्ट्रॉन के बदला में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसी पर डिपेंड करेगा इन तत्वों का वैलेंसी। लेकिन ये भी हमको यहां देखना है कि डी का कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। मोस्टली में जहां D10 है तो वहां कंप्लीट है, लेकिन बाकी सब में क्या है, इनकम्प्लीट है, D10 वाले को छोड़ करके। तो रिजल्ट क्या होगा कि वैलेंसी इस पर तो निर्भर करेगा, इसके साथ साथ इस पर भी निर्भर करेगा। अर्थात जो बोले थे पीछे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में चर्चा किए थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो मैंने बोला था वहां पर कि डी उप कक्षा का विन्यास अधूरा रहने के कारण बाहरी कक्षा और बाहर से दूसरी कक्षा जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट है उसका डी सबसेल का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अधूरा पाया जाता है, इनकम्प्लीट पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका संयोजकता इस पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी निर्भर करेगा। अर्थात वैलेंसी जो है, वैलेंसी का यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सेकेंड लास्ट ऑर्बिट तक। तो ये जो संक्रमण हो रहा है इसी आधार पर इसको कहे थे हम लोग संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है, संक्रमण धातु। चूंकि डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातु है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में से इसके यहाँ पास रहने के कारण, ऐसा विन्यास रहने के कारण इसका जो वैलेंसी वो डिपेंड इस पर जो कर रहा है, तो जिससे क्या होगा, एक से अधिक प्रकार का वैलेंसी शो करेगा, किसी तत्व के द्वारा किया जाएगा। तो एक से अधिक प्रकार का जो वैलेंसी शो करता है तो उसमें जो लोअर वैलेंसी होता है वैसा कंपाउंड को बोलते हैं अस, और जिसका वैलेंसी हाई होता है जिस कंपाउंड में उसको बोलते हैं इक। जैसे फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, कोबाल्टस कोबाल्टिक, मैंगनस मैंगनिक, निकेलस निकेलिक, क्रोमस क्रोमिक। तो ये जो अस और इक का मामला आता है वो 2 तरह के वैलेंसी शो करने के कारण, एक लोअर वैलेंसी या दूसरा हायर वैलेंसी। लोअर वैलेंसी अस कंपाउंड बनाएगा और हायर वैलेंसी क्या होगा, इक कंपाउंड बनाएगा। और ये 2 प्रकार का वैलेंसी शो करने के कारण ऐसे वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्तनशील संयोजकता। अर्थात डी ब्लॉक के तत्व
एक से अधिक प्रकार के संयोजकता जो प्रदर्शित करते हैं, इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं, ऐसा संयोजकता को कहते हैं हम लोग परिवर्तनशील संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, इतना ही हमको डील करना है। Since we know that outermost electronic configuration equal to ns1 to 2 और n-1 d1 to 10, ये हो गया लास्ट ऑर्बिट और आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और ये हो गया सेकेंड लास्ट ऑर्बिट। अथवा पेनल्टीमेट ऑर्बिट। अब ये जाकर के जो है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाया गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Therefore, number of valence electron of d block elements equal to 1 और 2, ये मोस्टली के पास पाया जाएगा। मोस्टली एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। हो गया, मिटा दो, नीचे इसी में लिखते हैं। सो नॉर्मली मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स will release 2 electrons from their last orbit during formation of chemical bond, from which general
valency of mostly d block elements will be 2. But due to presence of incomplete d orbitals of due to presence of incomplete d orbitals of second last orbit of these elements during formation of chemical bond such elements can represent more than one valency from which these elements form two types of compounds. In which compound with lower valency will be called as compound. And with higher valency will be called ick compound. And such type of valency of d block elements will be called
वेरिएबल वैलेंसी। हो गया? हिंदी में अतः सामान्यतः अधिकांश डी ब्लॉक तत्व रासायनिक बंधन के निर्माण के दौरान अपने अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जिससे अधिकांश डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य संयोजकता दो होता है। परंतु बाहर से दूसरी कक्षा के डी उप कक्षा का विन्यास अधूरा पाए जाने के कारण रासायनिक बंधन के निर्माण के दौरान ये सभी तत्व एक से अधिक प्रकार के संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जिससे ये सभी तत्व दो प्रकार के
यौगिक बनाते हैं जिनमें से छोटा संयोजकता युक्त यौगिक को अस तथा बड़ा संयोजकता युक्त यौगिक को एक यौगिक कहा जाता है एवं डी ब्लॉक के तत्वों के इस प्रकार के संयोजकता को परिवर्तनशील संयोजकता कहा जाता है। हो गया दिमागी होने अंधा हो गया तो फिर से एक बार समझ लें कि नॉर्मली जो है इसके बाहरी कक्षा में NH2 जो पाया जाता है कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके मतलब संयुक्ता 2 तो दर्शाएगा ही अधिकांश में, लेकिन 2 के अलावा कहीं 1 तो कहीं 3 भी दर्शा सकता है। और बाहर से दूसरी कक्षा का जो विन्यास है उसमें जो डी कक्षा का विन्यास है वो जो अधूरा पाया जाता है उसको अस्थायी बनाने के लिए वो 1-2 इलेक्ट्रॉन और भी त्याग कर सकता है, जिससे एक से अधिक प्रकार का संयोगिता प्रदर्शित करेगा एक ही तत्व, और वो 2 प्रकार का यौगिक का निर्माण करेगा। छोटी संयोगिता युक्त यौगिक जो होगा तो वो अस होगा, और बड़ी संयोगिता युक्त यौगिक जो होगा वो क्या होगा, इक होगा। ठीक है, अब उसी का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है, तो ऐसा विन्यास है। अब यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो दिखलाएगा Fe+2, अथवा इसी को हम लोग इस रूप में भी दिखलाते हैं, रोमन में दिखलाते हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो बाकी बचा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0
3d6। तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया 2 ठो। अब ये जो कंपाउंड बनाएगा तो ये क्या होगा, फेरस। क्यों, तो क्योंकि इसका बड़ा वाला संयुक्ता जो है जस्ट अभी आ रहा है Fe+3 या Fe, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी त्याग करेगा, तो D5 अधिक अस्थायी हो जाएगा। 2p6 3s2 3p6, 2 इससे और 1 इससे, 4s0 और 3d5। अब ये बना दिया क्या, फेरिक। दैट इज, कहीं लिखा हुआ रहे FeCl2, तो यहां संयुक्ता 2 दिखला रहा है, तो ये हो गया फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। और FeCl3 है, तो ये क्या हो गया, फेरिक क्लोराइड। FeSO4 फेरस सल्फेट बोलेंगे, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर या संयुक्ता यहाँ पर कितना है, 2 है, +2। और Fe2SO4 का होल 3, तो ये 3 इसका संयुक्ता है, तो यहाँ हो गया फेरिक सल्फेट। तो यहाँ चार्ज +2, यहाँ चार्ज +3, यहाँ +2 और यहाँ +3। ठीक, सेम इसी स्टाइल में कॉपर में देखिए, कॉपर का विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अथवा इसका ये भी तो विन्यास लिखा जाता है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये हुंड्स रूल के अनुसार से है और ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार से है। अब यहां पर क्या करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो Cu+1, तो यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। ये हो गया क्यूप्रस। और Cu+3, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग करता है, d9 के रूप में रहता है, तो ये सॉरी यहाँ +1 होगा, यहाँ +2 होगा। ये हो गया क्यूप्रिक। एग्जाम्पल में या दैट इज CuCl, तो क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। जल्दी जल्दी करो, हाथ तेज करो तुम।
लिख लिया? तो इसी प्रकार से कोबाल्टस को कहा दिखाया गया, तो कोबाल्टस कोबाल्टिक, मैंगनस मैंगनिक, निकेलस निकेलिक, औरस ऑरिक, अर्जेंटस अर्जेंटिक। तो अलग अलग अस और इक टाइप का जो कंपाउंड बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है डी ब्लॉक के अंतर्गत, तो उसका कारण बस हो गया वेरिएबल वैलेंसी, अर्थात अपने अंतिम विन्यास में अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जितना त्याग कर सकता है उतना त्याग करेगा, और त्याग करके जो वैलेंसी अलग अलग शो करता है। कि यहाँ पर क्या देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो फेरस बना दिया, और यहाँ D6 के तुलना में हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में कि D5 ज़्यादा स्टेबल होता है, अर्ध भरा हुआ विन्यास है, हाफ फील्ड विन्यास है। तो हाफ फील्ड विन्यास पाए जाने के कारण ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका भी त्याग कर लिया और ये बना दिया D5, तो बन गया क्या, फेरिक। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया और वहाँ कितना त्याग किया, 2। कॉपर में उसी तरह से एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो एक जगह क्यूप्रस, एक जगह क्यूप्रिक। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो इसी प्रकार सब धातु में इसी तरह दिखलाई पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, दोनों के लिए हम दिखाते हैं क्वेश्चन। इसको यहाँ पर नहीं मिटा है, इसलिए हमको इसी में दिखलाना है। वैसे क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, कहता है फेरस आयन इज लेस स्टेबल देन फेरिक आयन, वाई? या दूसरा कह दिया फेरस कंपाउंड इज लेस स्टेबल देन फेरिक कंपाउंड। वाई? या कह दिया FeCl2 इज लेस स्टेबल देन FeCl3। वाई? हिंदी में हो गया, फेरिक यौगिक की अपेक्षा या फेरिक आयन की अपेक्षा फेरस आयन कम अस्थायी होता है। क्यों? इसमें उसी प्रकार से फेरिक यौगिक के अपेक्षा फेरस यौगिक कम अस्थायी होता है। क्यों? और इसमें FeCl3 के अपेक्षा FeCl2 कम अस्थायी होता है। क्यों?
ठीक। तो तीनों में से कोई भी ढंग का क्वेश्चन पूछे या उल्टा का पूछ दिया कि यहाँ पर फेरस आयन इज लेस स्टेबल कर दिया, उसका उल्टा फेरिक आयन इज मोर स्टेबल देन फेरस आयन, उल्टा का भी कर दिया, तो आंसर क्या है सबका? एक ही होगा। क्या करना होगा? तो पहले इतना लिखना होगा। विन्यास पहले लिख लिया। अब विन्यास लिखने के बाद यहां पर दिखलाए ये क्या है? हाफ फिल्ड है, अर्ध भरा हुआ, और ये ना तो अर्ध भरा हुआ और ना तो पूर्ण भरा हुआ। D6 है, D में पूर्ण भरेगा तो D10 होना चाहिए, और हाफ होगा D5, तो ना तो वो D5 है ना तो D10 है। तो इसका मतलब क्या है? तब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, हुंड के नियमानुसार, पहले विन्यास लिख करके दिखला देंगे, और उसके बाद तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल D5 इज मोर स्टेबल देन D6। D5 ज्यादा स्थायी है D6 के तुलना में, क्योंकि ये अर्ध भरा हुआ विन्यास है और वो ना तो अर्ध भरा हुआ और ना तो पूर्ण भरा हुआ। अब तब लिखेंगे इस कारण, बस विन्यास लिखे, 2 लाइन मात्र आंसर। तो हुंड का नियम खाली चर्चा कर देंगे। हुंड के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि D5 D6 के तुलना में अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि वह अर्ध भरा हुआ विन्यास है। ठीक, या यहाँ अर्ध भरा हुआ लिख दिए तो कोई दिक्कत, तब जरूरी नहीं लिखना है उतना, लेकिन यदि यहाँ नहीं लिखे तो भी हम वहां पर लिख रहे हैं एक लाइन में कि D5 अधिक अस्थायी विन्यास है, क्योंकि वो अर्ध भरा हुआ विन्यास है, जिसके परिणाम स्वरूप खाली क्यों हट जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि लिखाना पड़ेगा? अब इसमें क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से कॉपर वाला में भी, यहां भी क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। क्वेश्चन कर दिया क्यूप्रस आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रिक आयन, व्हाई? क्यूप्रस आयन के क्यूप्रिक आयन के अपेक्षा क्यूप्रस आयन अधिक अस्थायी होता है। क्यों? सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का। तो यहां भी देखेंगे, यहां क्या है? D10, ये फुल फील्ड है, और यहां है D9, ये ना तो अर्ध भरा हुआ और ना तो पूर्ण भरा हुआ। तो इसके तुलना में ये क्या होगा? अधिक अस्थायी होगा। तो क्यूप्रस अधिक अस्थायी होगा और क्यूप्रिक क्या होगा? कम अस्थायी हो जाएगा। लिख लेगा? क्वेश्चन लिख लीजिए। आंसर कैसे लिखना बता दिए कि बस विन्यास दोनों लिखेंगे। अब बस हुंड का चर्चा करेंगे खाली कि हुंड के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अर्ध भरा हुआ विन्यास या पूर्ण भरा हुआ विन्यास किसी उपकक्षा का अधिक अस्थायी होता है अपने निकटतम विन्यास से। इस कारण D5 जो है अधिक अस्थायी होगा D6 से, और वहां D10 अधिक अस्थायी होगा D9 से, जिसके परिणाम स्वरूप ये या वो। लिख लेगा कि नहीं? ऐसा सब क्वेश्चन आता है, इसलिए याद दिला दे आपको। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, सब में आता है। तो मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन के रूप में आता है, रीजनिंग क्वेश्चन। हो गया? मिटा दूं?
जैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, which of the following is more stable? निम्नांकित में से कौन अधिक अस्थायी है? None. लिख लिया? क्या होगा आंसर? तो सी नंबर, क्योंकि यहां पर एफी का वैलेंसी कितना है? +3 है। तो +3 रहने के कारण ये क्या है? फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट जो है फेरस सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होगा। ठीक, क्या हुआ? हेलो, नहीं हटा दिमाग में? तो कहाँ खो जाता है? मिटा दूं? अगला नंबर वैलेंसी के नंबर था 4 कि 5 था। छठा नंबर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। Since oxidation number of element depends on valency of elements, so due to presence of variable valency of D block elements, their oxidation number in compounds also will be variable.
चूंकि तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या उसके संयोजकता पर निर्भर करता है। अतः डी ब्लॉक के तत्वों के परिवर्तनशील संयोजकता पाए जाने के कारण विभिन्न यौगिकों में इन तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या भी परिवर्तनशील होगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों का चूंकि वैलेंसी परिवर्तनशील होता है और वैलेंसी पर मुख्य रूप से उसका संयोजकता ऑक्सीडेशन नंबर भी डिपेंड करता है। 100% सब जगह बराबर नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटी वैलेंसी के इक्विवेलेंट है, वैलेंसी के बराबर होता है। और कुछ जगह पर इसका कोई भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी पर निर्भर कर रहा है तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं जब इसका वेरिएबल होगा वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहां पर एग्जाम्पल देख रहे हैं फॉर 3D सीरीज एलिमेंट्स। इधर एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम है तो ये दो तरह का शो करेगा, +2 +3, टाइटेनियम +2 +4, वैनेडियम +2 +3 +5,
क्रोमियम +2 +3 +5 +6, मैंगनीज +2 +3 +4 +8/3 +5 +6 +7, सबसे अधिक मैंगनीज शो करता है। Fe +2 +3 +8/3, कोबाल्ट +2 +3, निकेल +2 +3, कॉपर +1 +2 और Zn सिर्फ +2। जैसे MnCl2, Mn का +2, Cl4 या MnO2 +4, Mn2O3 +3, Mn3O4 +8/3, K2MnO4 +6, KMnO4 +7। तो ये सब ढंग का बैलेंस माने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लिए। अगला कैरेक्टर को हम लोग अगले दिन देखते हैं।